नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची की अदालत में पेश होंगे। दरअसल ईडी के समन की अवहेलना को लेकर ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा ने उनके खिलाफ 19 फरवरी को शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में 27 फरवरी को दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने धारा 174 के तहत इस मामले में संज्ञान लिया है। आज मॉर्निंग कोर्ट लगेगी जिसमें हेमंत सोरेन भी कोर्ट के सामने पेश होंगे और इससे बताया जा रहा है कि इस पर सुनवाई होने वाली है। दरअसल ईडी के समन की अवहेलना को लेकर ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा ने हेमंत सोरेन के खिलाफ 19 फरवरी को शिकायत दर्ज कराई थी और इस मामले में 27 फरवरी को दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। हमारे साथ संवाददाता गौरव झा अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, क्या लगता है आज फैसला आने वाला है? फैसले से क्या उम्मीद रखी जाए? बिल्कुल, जिस तरीके से ये पूरी सुनवाई हुई है उसके बाद आज हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेशी के लिए बुलाया गया है और आज मॉर्निंग कोर्ट होने की वजह से आप देखेंगे कि 12 बजे से पहले ही पूरी कार्रवाई खत्म हो जाएगी। तो 12 बजे से पहले ही हेमंत सोरेन कोर्ट में पहुंचेंगे ही। अगर इस पूरे मसले की अगर हम बात करें तो 19 फरवरी के दिन ये शिकायत की गई थी ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा के द्वारा और इस शिकायत के बाद 27 फरवरी को दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला को सुरक्षित रखा गया था और आज हेमंत सोरेन को सशरीर कोर्ट में उपस्थित होना है। तो कल जिस तरीके से हमारी बातचीत उनके असिस्टेंट वकीलों से हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि आज हेमंत सोरेन जो है वो कोर्ट में पेश होंगे। अब देखना होगा कि आज कोर्ट में पेश होने के बाद कोर्ट का क्या रुख होता है और कोर्ट इस पूरे मसले पर क्या सुनवाई का फैसला सुनाती है। चलिए, आप इस पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गौरव। बढ़ते आगे, झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव से आज ईडी पूछताछ करने वाली है। पिछले दिनों केंद्रीय जांच एजेंसी ने योगेंद्र साव के ठिकाने पर छापेमारी की थी और इसी मामले में पूछताछ के लिए उन्हें तलब किया गया है। वहीं इस मामले में कल सीओ शशि भूषण के साथ हजारीबाग निवासी अजीत और योगेंद्र साव के भाई से पूछताछ हुई। उनसे योगेंद्र साव और अंबा प्रसाद के संबंधों को लेकर पूछताछ हुई है। इसके अलावा तुपुदाना ओपी की पूर्व प्रभारी मीरा सिंह से भी ईडी ने 8 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। मीरा सिंह के घर से बरामद मोबाइल और कई दस्तावेज को लेकर सवाल जवाब किए गए हैं। और लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज पहला नामांकन इंडी गठबंधन के साझा उम्मीदवार जयप्रकाश नारायण यादव ने कल ही जयप्रकाश यादव ने नामांकन दाखिल कर लिया था। नामांकन के दौरान हजारों की संख्या में समर्थक जुटे थे जिनका उत्साह देखने लायक था। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कल की। समाहरणालय से नामांकन करने के बाद निकले लोगों की भारी भीड़ जीत के नारे लगाते हुए पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रही थी। नामांकन कराने के बाद जयप्रकाश नारायण यादव ने जीत का दावा किया है। राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के रूप में, महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। सभी बांका संसदीय क्षेत्र के मतदाता मालिकों को हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। टिकट कटने से नाराज मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, जिस पर अब बयानबाजी तेज हो गई है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि ये स्वाभाविक है कि जिनको टिकट नहीं मिला वे परेशान हैं, लेकिन जो एक्सपायरी मेडिसिन है उसे जनता हटाएगी ही। जावेद जी सीएसी के मेंबर हैं। मैं तो कौन क्यों नाराज होकर कांग्रेस? स्वाभाविक है, जिनको टिकट नहीं मिला है थोड़ा परेशान रहेंगे। पूरे 400 पार से ऊपर रहेगा, 40 के 40 बिहार जीतेंगे। जो एक्सपायरी मेडिसिन रहेंगे जनता भी समझती है, आज कई नेता कांग्रेस ज्वाइन करके आते हैं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को स्वीकारता है और उस पर चलेगा।
लालू प्रसाद की दो बेटियां पहली बार एक साथ लोकसभा चुनाव में ताल ठोकने जा रही हैं। बड़ी बेटी मीसा भारती एक बार फिर पाटलिपुत्र सीट से तो तीसरी बेटी रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है। सोमवार को लालू परिवार सोनपुर के हरिहरनाथ धाम जाकर भगवान का आशीर्वाद लिया तो मंगलवार को दोनों बहनें जनसंपर्क अभियान से जुड़ गईं और चुनाव से पहले पूरी तरह से दमखम दिखाने को तैयार हैं। लालू प्रसाद की दोनों बेटियां मीसा भारती और रोहिणी आचार्य एक साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। आरजेडी के टिकट पर दोनों बहनें एक साथ पहली बार सियासी दमखम दिखाएंगी, पर लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती तीसरी बार पाटलिपुत्र सीट से अपनी किस्मत आजमा रही है। तीसरी बेटी रोहिणी आचार्य पहली बार चुनावी मैदान में है। ऐसे में दोनों ही बहनों ने मंगलवार से जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। सोमवार को पूरा लालू परिवार सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचा तो मंगलवार को सारण सीट से ताल ठोक रही रोहिणी ने भी जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी। सोनपुर के लोगों से मुलाकात कर रोहिणी ने रोड शो किया। शेख डुमरी के पास युवाओं ने क्रेन के जरिए रोहिणी पर फूलों की बारिश भी की। पूरा बिहार ले जा रहा है लालू जी का, बस खाली हम ही लोग परिवार थे, पूरा बिहार लालू जी का परिवार है। उनका सहयोग, सपोर्ट, इतना प्यार, इतना दुलार मिल रहा है मुझे, आप देख ही रहे हैं। लेकिन आपकी बड़ी बहन जो है 2 बार शिकस्त खाई, क्या लगता है आप पहली बार में विजयी हासिल करेंगी? जरूर करेंगी, वो भी विजयी हासिल करेंगी। जनता के आशीर्वाद से पाटलिपुत्र की जनता उसको भी बहुत प्यार करेगी। तो वहीं लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट में पड़ने वाले दानापुर के दियारा इलाके के लोगों से मिलती जुलती नजर आई। गरीब लोगों से मीसा ने मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। और इधर लालू प्रसाद की दो बेटियों के सियासत में उतरने पर बीजेपी लगातार तंज कस रही है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पूछ रहे हैं कि लालू प्रसाद का नाम है परिवारवाद। लालू जी बताइए, हमारी 5 बहनों को कब चुनाव में उतारेंगे? ये लालू जी का परिचय ही है परिवारवाद। हम लोग ये चिंतित हैं कि लालू जी ने 2 बेटा 2 बेटी को तो उतार दिया, हमारी 5 बहनें बच गई है, उनको कब उतारते हैं ये तो बताओ। लोकसभा चुनाव के रण में लालू परिवार की 5 बेटियों को अगर छोड़ दे तो 2 बेटे और 2 बेटी सियासी मैदान में उतर चुके हैं। परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बीजेपी नेताओं के साथ ही खुद पीएम मोदी जोरदार तरीके से पलटवार कर रहे हैं। ऐसे में मीसा और रोहिणी के चुनावी मैदान में उतरने से भी सियासत बेहद गर्म है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और धर्मेंद्र की रिपोर्ट। योजनाओं और नौकरियों को लेकर लालू प्रसाद द्वारा किए गए पोस्ट पर बीजेपी ने तंज कसा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने कहा कि लालू प्रसाद एक योजना का नाम बता दें जो उन्होंने शुरू की और एनडीए सरकार ने बंद कर दी। कौन सा योजना? लालू जी को पता भी है कि योजना क्या होता है? 15 साल में कौन सा योजना चलाया लालू जी ने? ये तो बताए बिहार की जनता को। उनके बेटे कहां से चला पाएंगे? एक योजना का नाम बताए लालू प्रसाद जी जो उन्होंने चालू किया और नीतीश जी ने, हम लोगों ने बंद किया। लालू जी ने 15 साल में कुछ नहीं किया तो अब क्या करेंगे? देखिए, लालू जी के ट्वीट का मायने समझिए। नियुक्ति के नाम पर जमीन लिखाने का, पैसा वसूलने का, नौजवानों को भरमाने का ये खेल खेले हैं। आज करप्शन सबसे ज्यादा किसके रीजन में बढ़ा? एनडीए की सरकार, उनके पहले थी, इतना करप्शन नहीं था और उनके रीजन में करप्शन, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा। बाढ़ में मुंगेर लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार ललन सिंह ने जनसंपर्क अभियान चलाया। ललन सिंह ने सबसे पहले बाढ़ के प्रसिद्ध उमानाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की और उसके बाद नगर परिषद में वार्ड में लोगों से मुलाकात की। साथ ही 20 अप्रैल को नामांकन में आने का निमंत्रण भी दिया। अरे
आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। औरंगाबाद में जिला निबंधन और परामर्श केंद्र में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। जागरूकता अभियान के जरिए छात्रों और उनके अभिभावकों को मतदान के लिए जागरूक किया गया। लोगों से लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट डालने के लिए अपील की गई। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। औरंगाबाद की एसपी ने जिले के सभी एसडीपीओ, डीएसपी और थाना अध्यक्षों के साथ विशेष बैठक की। बैठक में एसपी ने चुनावी गतिविधियों को लेकर चर्चा की। एसपी ने अधिकारियों को वाहन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही लाइसेंसी हथियार धारकों को लेकर एसपी ने अपडेट लिया। एसपी ने बिना लाइसेंस के हथियार रखने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए। और पटना के कंकड़बाग की हाउसिंग कॉलोनी से रिटायर्ड चीफ मैनेजर दीपेंद्र नाथ सहाय के घर डकैती हुई है। डकैतों ने घर से 2 लाख रुपए कैश और 5 लाख से अधिक के गहनों पर हाथ साफ किया है। डकैतों ने बैंक मैनेजर और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर पूरी घटना को अंजाम दिया। साथ ही रिटायर्ड मैनेजर के साथ मारपीट कर उन्हें घायल भी कर दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं घायल मैनेजर की, जिनके घर पर डकैती हुई है। संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि केवल 9 घंटे के अंदर दिन दहाड़े लूटपाट की घटना को पेट्रोल पंप पर अंजाम दिया था अपराधियों ने और 34 लाख रुपए लूट लिए थे। इसके बाद वायरलेस पर मैसेज किया एसएसपी ने, पटना पुलिस को अलर्ट मोड पर डाला और उसी दिन ठीक रात में तकरीबन 12:30 बजे करीब ये घटना हुई है। 2-2.5 घंटे तक उनके घर में रहे दीपेंद्र नाथ सहाय, जो पंजाब नेशनल बैंक के चीफ मैनेजर हैं और पौष इलाके कंकड़बाग में रहते हैं। आईपीएल का मैच देख रहे थे अपनी फैमिली के साथ और बगल के पड़ोसी भी थे उस वक्त। और अपराधी 9 की संख्या में थे। 4 उनके घर के बाहर कैंपस में रहे और 5 अंदर घुस गए और लूटपाट की घटना को अंजाम देते रहे। और 2 लाख रुपए कैश जो अपने इलाज के लिए उन्होंने रखा था, हालांकि देने में उन्होंने आनाकानी की तो उनको चाकू मार दिया अपराधियों ने। इसके अलावा तकरीबन 10 लाख रुपए के ऑर्नामेंट्स हैं, आभूषण हैं और कई अन्य चीजें जो है वो लेकर गए हैं। 2.5 घंटे तक 2 से 2.5 घंटे तक अपराधी उनके घर में तांडव मचाते रहे और पेट्रोलिंग करती रही। पटना पुलिस सड़कों पर थी, उसको भनक तक नहीं लगी और अपराधियों ने पटना में एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। ये हाल उस वक्त है जबकि पटना में इलेक्शन को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में है। लगातार स्क्रीनिंग चल रही है, चेकिंग चल रही है और पेट्रोलिंग का दावा किया जाता है। लगातार रोज कार्रवाई हो रही है गुंडों और अपराधियों के खिलाफ और वहां पर इस तरीके से एक बड़ी वारदात। जी चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। बढ़ते हैं आगे और पटना में देखिए बेखौफ बदमाशों ने पुलिस के सुरक्षा के दावों की पोल खोल कर रख दी है। वो भी महज 34 सेकंड में 34 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देकर। कैसे, आप खुद देखिए। पटना में लूट की बड़ी वारदात, पटना पुलिस नाकाम और बदमाश लूट ले गए 34 लाख। 34 सेकंड में 34 लाख की लूट। सीसीटीवी कैमरे में कैद लूट की ये तस्वीरें पटना पुलिस के सुरक्षा के दावों की पोल खोल रही है, जिसे बेखौफ बदमाशों ने पटना पुलिस को खुली चुनौती देते हुए अंजाम दिया है और महज 34 सेकंड में 34 लाख रुपए लूटकर खाकी के खौफ को खोखला साबित कर दिया है। देखिए कैसे 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है, वो भी बीच शहर में। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक दोपहर 3:37 पर बाइक सवार अपराधियों ने कार को ओवरटेक कर रोका है और बाइक से उतरते ही हथौड़े से पहले कार के शीशे पर वार किया है और कार का गेट खोलते ही एक बदमाश ने रुपयों से भरे बैग को अपने कब्जे में ले लिया, जबकि 2 बदमाश बाइक पर ही बैठे हुए थे। जैसे ही बैग हाथ लगा, बदमाश वैसे ही आंखों से ओझल हो गए, जिसकी भनक गर्दनीबाग थाने की पुलिस को भी नहीं लगी। चुनाव को लेकर पूरे बिहार में अलर्ट है और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी हुआ है, लेकिन राजधानी पटना में एक बड़ी घटना घट जाती है इस पेट्रोल पंप पर। ये इलाका जो है, ये जो बाईपास है, न्यू बाईपास, उससे बिल्कुल सटा हुआ है और यहाँ पर इस तरीके से जो घटना घटी है उससे कई सवाल खड़े होते हैं। 5 की संख्या में अपराधी आते हैं और इस पेट्रोल पंप पर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। 34 लाख रुपए लूटकर अपराधी अपने साथ ले जाते हैं। 2 बाइक पर सवार अपराधी इनके कार को घेर कर फायरिंग करने लगे
और इनमें से एक अपराधी दौड़कर इनके कार से पैसे भरा बैग लेकर सभी अपराधी भाग निकले। पुलिस सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची, सीसीटीवी अवलोकन किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अपराधी 5 थे। 5वां अपराधी पहले से मौका वारदात पर मौजूद था, जो रेकी कर रहा था। इस दौरान जब कार में बैठे एक शख्स ने विरोध किया तो एक बदमाश ने उसके पैर में गोली दाग दी। वो एक गाड़ी आ रही थी पेट्रोल पंप से, कुछ पैसा वैसा जमा करने, बैंक है आगे में, बैंक है, स्टेट बैंक है। वो गाड़ी वाला उनका पीछा करते हुए आए यहाँ पर, वो हाथ में हथौड़ी लिए हुए था, उनके शीशा उसा पर मारा। उसके बाद ड्राइवर गाड़ी का ये खोला, दोनों लिया। उसके बाद उधर एक लड़का आ रहा था, वो चिल्लाया कि चोर चोर आया, यहीं से फायर कर दिया गया उसको। गर्दनीबाग थाने के पुलिस जब तक फिल्मी स्टाइल में मौके पर पहुंची, तब तक बदमाश थाना इलाके की सीमा को लांघ चुके थे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पटना पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है? अगर नहीं तो पुलिस लुटेरों को कब तक गिरफ्तार करेगी? बड़ी लूट के पीछे किस गिरोह का हाथ है? न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां महुआवा थाना क्षेत्र में दुकान के बाहर खड़े युवक को बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोली बरसा दी और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही दबंग ने जमीन विवाद में युवक पर जानलेवा हमला कर दिया है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 18 में पिताजी को भी गोली मरवाया था जयप्रकाश ठाकुर ने और रामपुकार गिरी ने मिलकर, दोनों को ने मिलकर मरवाया था गोली। हाँ जी, जमीनी विवाद के कारण ये सब कर रहा है। बगहा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 शराब तस्कर को करीब 36 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार दोनों शख्स ट्रक के जरिए शराब को यूपी से बिहार के नरकटियागंज के कारोबारी के पास ला रहे थे। हालांकि जब्त शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं पुलिस शराब तस्करी के नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। औरंगाबाद के धमनी सिमरी गांव में पुलिस ने छापेमारी करते हुए एक आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि साइबर सेल को गुप्त सूचना मिली थी। आरोपी चुनाव के दौरान किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में था, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम गठित करके आरोपी वीरेंद्र कुमार को एक राइफल 7 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। और साइबर थाना, डीआईयू और माली थाना के द्वारा ग्राम धमनी सिमरी में विजेंद्र कुमार साकिन धमनी सिमरी के घर पर छापामारी किया गया और इनके घर से 315 बोर का देसी राइफल, 7 जिंदा कारतूस, 3 खोखा और एक वीवो कंपनी का मोबाइल जो है वो बरामद किया गया है। और इसमें सुसंगत धाराओं में माली थाना कांड संख्या 70-24 जो है वो दर्ज किया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिया गया है। खबर अररिया के इटहरा गांव की है, जहां हिंदू लड़के के मुस्लिम लड़के से फोन नंबर मांगने पर विवाद हो गया, जिसमें लड़की पक्ष के लोगों ने युवक के घर में घुसकर लाठी डंडे से पीट कर उसे घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। वहीं घटना से नाराज ग्रामीणों को शांत कराया गया। थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों से आवेदन लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी। लड़का लड़की के बीच हुआ था विवाद, इसमें दोनों पक्ष के बीच थोड़ा सा बाताबैठी हुआ। हम दोनों तरफ से आवेदन ले रहे हैं, हम इनकी सूचना अपना सीनियर को भी दी है। जो उचित होगा कानूनी कार्रवाई। एक आदमी को मार के अधमरा कर दिया गया सर हॉस्पिटल, उन्हीं की तरफ से हम उनके परिजन की तरफ से बयान लेंगे। इनकी सूचना हम अपने सीनियर को भी दिए हैं और जो उचित है हम करेंगे, केस करेंगे और जो दोषी है उसको जेल भेजेंगे। कोई नंबर मांगा था उधर से, एक लड़का मुस्लिम लड़की को नंबर मांगा था, इसी बात पे सब पूरा मारपीट हुआ पूरा। अच्छा, तो कल ही हुआ था, तो आज आया सुबह में मतलब बोला कि पंचायती था, नहीं हुआ शायद 10 बजे पहले आया, सब पूरा सबके घर में घुस के सबको मारा, बच्चा था को भी नहीं छोड़ा। जो मकई में गया उसको भी खींच के मारा, पूरा मकई में घुस गया।
खबर समस्तीपुर के महिसर चौर गांव की है, जहां गेहूं की लहलहाती फसल में अचानक आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। फसल में लगी भीषण आग से गेहूं से कई एकड़ की फसल जलकर खाक हो गई है। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। रोसड़ा अनुमंडल पदाधिकारी और अधिकारियों ने घटना से आहत किसान से मुलाकात की। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब गेहूं की फसल में आग लगी थी। बताया जा रहा है कि किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ है। कई एकड़ में ये फसल किसानों ने लगाए थे और उससे पहले ही फसल जलकर खाक हो चुका है। किसान को आर्थिक नुकसान पहुंचा है। फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है और आकलन किया जा रहा है नुकसान का। दरभंगा के डीएमसीएच अस्पताल को दलालों ने अपना अड्डा बना लिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दलाल अस्पताल के रजिस्ट्रेशन काउंटर की कुर्सी पर बैठकर दलाली करते नजर आ रहे हैं। दलाल मरीजों को झांसा देकर उन्हें निजी अस्पताल ले जाते हैं, जहां जांच घर और दवा स्टोर से मोटा कमीशन वसूलते हैं। मामले में गार्ड और अस्पताल की मिलीभगत से धड़ल्ले से कमीशनबाजी का खेल चल रहा है। वहीं डीएमसीएच उपाध्यक्ष ने वीडियो की जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की बात कही। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सत्य है तो ये बहुत खेदजनक बात है। हम लोगों ने अपने सारे सिक्योरिटी एजेंसियों को ये हिदायत दे रखी है कि मरीज और उनके अभिभावक और कर्मचारियों के अलावा जो है कि कोई भी अस्पताल में या वार्ड में भ्रमण न करे, न आवे। जिनकी कोई ज़रूरत नहीं हो वो अनायास जो है कि अस्पताल में प्रवेश नहीं करें। खबर सासाराम अनुमंडल क्षेत्र से है, जहां सासाराम रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की टीम ने 6 नाबालिग लड़कों का रेस्क्यू किया है, जिन्हें एक दलाल गुजरात के तेल फैक्ट्री में काम करवाने के लिए ले जा रहा था। कार्रवाई के दौरान आरपीएफ की टीम ने एक दलाल को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में जुट गई। बता दें कि आरपीएफ ने बचपन बचाओ संस्था की टीम की मदद लेकर सभी नाबालिग बच्चों को बचपन बचाओ की टीम को सौंप दिया है, जिससे कि बच्चों को उनके परिजनों तक पहुंचाया जा सके। खबर दरभंगा के रेवड़ा गांव की है, जहां पत्नी के ससुराल गए युवक विकास कुमार की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। ससुराल वालों पर जहर देकर मारने का आरोप लगाते हुए नाराज परिजन शव को साथ में लेकर सीधे डीआईजी ऑफिस पहुंच गए। परिजनों ने बताया कि ससुराल में युवक की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद अस्पताल लेकर पहुंचने पर डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद ससुराल वाले शव को युवक के घर पहुंचाकर भाग गए। वहीं नाराज परिजनों ने केस दर्ज करके प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। उसको कन्या और दोनों ससुराल आया था परसों। कौन गांव है ससुराल? ससुराल इसी जगह दरभंगा के बगले में शंकरपुर है, क्या है गांव को नाम नहीं जानते, लेकिन लड़का बर्रा का है। आप लोग यहाँ पे किसके लिए आए हैं? वही लड़का को लेकर के। लाश है उसमें? जी लाश है सर। पटना के फल मंडी की रौनक इन दिनों बढ़ी हुई है। चैत नवरात्र और रमजान को लेकर लोगों में सीजनल फलों की खास डिमांड है। रमजान की वजह से सामान्य दिन की अपेक्षा फलों की डिमांड 3 से 4 गुना बढ़ गई है, जिसकी वजह से फल कारोबारियों को भी काफी मुनाफा हो रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।